डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। लंबी कवायद के बाद आखिरकार बीजेपी ने तय किया दिल्ली का मुख्यमंत्री। पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद इतना समय क्यों लगा? एक्चुअली ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड बन गया है। वो चाहती है कि कुछ चौंकाने वाले निर्णय सामने लेकर आए। अमेरिका ने भारत को दिया एक और झटका, रोकी फंडिंग। आखिर क्यों? Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest. ओडिशा के कॉलेज में नेपाली छात्रा की मौत को लेकर हंगामा, और सुनेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा मुहावरे के पीछे की रोचक कहानी। लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा जमीन घोटाला मामले में लोकायुक्त से क्लीन चिट मिल गई है। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी और अन्य 4 आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले कोई ठोस सबूत। चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शुरू की माथापच्ची। पार्टी मुख्यालय में हुई महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक। राहुल, प्रियंका खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने की आगे की रणनीति पर चर्चा। प्रयागराज में गंगा यमुना के पानी को नहाने के लायक न बताने वाली पीसीबी की रिपोर्ट को सीएम योगी ने किया खारिज। विपक्ष पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कहा अब तक 56 करोड़ ने किया स्नान, संगम के पानी को बताया साफ और शुद्ध। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने बस में सवार 7 यात्रियों की हत्या कर मचाई सनसनी। पाकिस्तान सरकार ने जताई चिंता, बताया आतंकी वारदात। अमेरिका के 6 राज्यों में जबरदस्त बाढ़ का कहर। 6 दिन में 14 लोगों की गई जान। दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्वी राज्यों में जबरदस्त ठंड से 9 करोड़ लोग प्रभावित। बिजली पानी का संकट, स्कूल बंद। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के चुनाव से। 11 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया, जो उपराज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इससे पहले आज दिन में पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा गया। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होने से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख और जगह दोनों तय कर दी गई। यहां तक कि आमंत्रण पत्र भी छाप दिए गए और बांट दिए गए। दरअसल बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों के चुनाव में अक्सर इस तरह की देरी करती है। अब यह जानबूझकर करती है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की स्थिति में इतनी देरी का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। इसके पीछे क्या वजह है, इस बारे में मैंने अब से कुछ देर पहले बात की वरिष्ठ पत्रकार और देशबंधु ग्रुप के एडिटर इन चीफ राजीव रंजन श्रीवास्तव से। एक्चुअली ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड बन गया है। वो चाहती है कि कुछ चौंकाने वाले निर्णय सामने लेकर आएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखिए समीर जी, कि लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले कई चुनावों को। आप देखिए, आपने सही कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों तक के जो निर्णय हैं वो काफ़ी लेट हो रहे हैं। याद कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कितना समय लगा था और बाद में योगी आदित्यनाथ आए थे। ऐसे ही दूसरे राज्यों में देख लीजिए, जो पिछले 3 राज्य थे जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा पहले वाला और झारखंड, इन सब राज्यों में मुख्यमंत्री बहुत ही चौंकाने वाले नाम आए। और ये नाम लाकर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो नाम चल रहे हैं जनता के बीच और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, जो नाम चल रहे हैं, उन नामों के अलावा भी मेरे पास कुछ नाम हैं जो नाम अब जैसे एक बार का विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है। ये आप दिखाते हैं मध्य प्रदेश में, ये बात आप दिखाते हैं राजस्थान में, खासकर इन दोनों राज्यों में। लेकिन आप इसके ज़रिए ये भी देना चाहते हैं, ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो चाहेंगे वही होगा। विधायक दल की बैठक होती है और जनता ने एक बार आपको मैंडेट दे दिया। 8 तारीख को रिजल्ट आने के बाद आज 19 तारीख,
यानी 11 दिन तक आप वेट कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विदेश से आएंगे, उसके बाद फिर निर्णय होगा। एक देखिए इवेंट बना दिया गया है, रोज 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। उन खबरों से इतर आप सिर्फ और सिर्फ इन खबरों पे ही फोकस्ड हैं, मीडिया की बात अगर करें तो, और एक इवेंट के रूप में इसको पेश कर रहे हैं। इवेंट के रूप में ये पेश कर रहे हैं, और दूसरी बात एक ये भी है कि क्या इसके ज़रिए दिखाना चाहते हैं कि पार्टी पर हमारी पकड़ कितनी मजबूत है। अब तक तो रही है, लेकिन अब शायद और भी दिखाना चाह रहे हो। और दूसरे, ये क्या दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी, पार्टी के भीतर आप कितनी डेमोक्रेसी रखे हुए हैं और पार्टी के बाहर देश में तो विपक्ष बताता ही रहता है कि कितनी डेमोक्रेसी रह गई है। बिल्कुल, लोकतंत्र की बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वही मैं भी कह रहा था कि जब मैंडेट आपको मिल गया, इसी डेमोक्रेसी के तहत ही, संवैधानिक जो कार्यप्रणाली अपनी, उसके तहत ही आपको मैंडेट मिला है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने मुख्यमंत्री का चुनाव कीजिए और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कीजिए, सरकार कामकाज करे। लेकिन वो न करके आप अगर इस ढंग से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खोखला तो कर रहे हैं आप, क्योंकि ये राजशाही नहीं है कि चलिए ठीक है हमने चुन लिया, हम जिसको चुनेंगे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर हाथ रखेंगे वही मुख्यमंत्री होगा। फिर विधायक दल कहाँ से, क्यों है विधायक दल, ये बात लगातार। जनादेश का कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। बिल्कुल, जनादेश, और जब विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री तो नहीं चुनता है। और ये खुले तौर पर है। एक सबसे बड़ी बात यहाँ और भी रखना चाहूँगा कि मीडिया आखिर क्या कर रहा है, मीडिया का रोल क्या है। आप देखिए बीजेपी की जितनी खबरें हैं उसमें से कितनी खबरें निकल के आ रही हैं, लगभग नहीं आ रही हैं। वो खबरें आ रही हैं जो बीजेपी चाहती है दिखाना, बताना। अगर इतना ही रहता तो दिल्ली में आज जो निर्णय आया है उससे पहले ये खबर ऑलरेडी चल रही होती। 15 विधायकों के नाम चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये चलता रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये भी कहा जा रहा है कि जितने नाम चल रहे हैं हो सकता है उनमें से कोई ना बने, जो नहीं चल रहे हैं वही बन सकता है। ये कहा जा रहा था, लेकिन अब चूंकि नाम ऑलरेडी फाइनल है इसलिए, लेकिन अब 15 नाम आप समझ लीजिए, 15 नाम सामने आने के बाद एक नाम सामने आता है, फाइनल होता है। लेकिन इतने दिनों से क्या एक नाम पे मुहर नहीं लग सकती थी? क्या एक नाम की मुहर न लगे, एक नाम की चर्चा नहीं हो सकती थी? आप 15 नाम की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आपको इलेक्शन करवाने वाला जो इलेक्शन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसमें एक नाम की चर्चा लगातार हो रही है, होती रही। ज्ञानेश कुमार की बात कर रहा हूं तो अच्छा, एक चीज़ और जो आपने मीडिया की बात कही, मैं पूछना भी चाह रहा था, लेकिन इसमें क्या है, मीडिया खबर निकाल नहीं पा रही है, या मीडिया खबर निकाल ना पाए, या जो वो खबर निकाले उससे बियॉन्ड जाकर हमें खबर बनानी है? ये इसको किस तरह से देखते हैं? मीडिया को बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। मीडिया के लिए बता दिया गया है कि आपको बस ये आपका जो लक्ष्मण रेखा है वो यही है, इससे आगे आप मत बढ़िए। तो मीडिया बीजेपी कार्यालय में, कांग्रेस के अंदर से तो बहुत सारी खबरें निकल आती हैं। आप देखिए कांग्रेस में कुछ हो ना हो वहां से ज्यादा खबरें आ जाती हैं। आम आदमी पार्टी में थोड़ा सा कम डेमोक्रेसी है, लेकिन आप जब बीजेपी में जाइए तो वहां बिल्कुल ही लगता है कि दरवाजा बंद है। बीजेपी के किस राज्य के मुख्यमंत्री कौन होगा? आप नायब सिंह सैनी का नाम आपको याद है क्या कि पहले आया था? बिल्कुल नहीं आया था। अचानक मुख्यमंत्री हटा दिए जाएंगे वहाँ के हरियाणा के, हम लोगों के पास वो खबर नहीं थी। तो बीजेपी जो है वो बिल्कुल छान कर, सेंसर करके खबरें दे रही है। मीडिया के लोग उसी को मतलब उसी का मजा उठा रहे हैं, ये कहे तो। और लेकिन एक चीज़ इसमें और कहूँगा कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी सबसे आसान पार्टी मानी जाती थी। कहा जाता था कि इसमें सबसे ज़्यादा खबरें आती हैं, मिलती हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस समय वो विपक्षी पार्टी थी जी, और वहाँ वो लोकतंत्र जिंदा था। लेकिन जैसे जैसे सरकार पर कब्जा हुआ, काबिज हुई पार्टी, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद धीरे धीरे ये जो है लोकतंत्र वहाँ ख़त्म होता गया। अब ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी के अंदर से अगर खबरें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र को वहाँ ख़त्म कर दिया गया है, और यही तो देश में भी दिखाई दे रहा है। समीर जी, ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित एक कॉलेज में नेपाल की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों देशों के दूतावास तक इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं अंशिता। 16 फरवरी यानी रविवार को भुवनेश्वर के KIIT इंस्टीट्यूट की बीटेक तृतीय वर्ष की एक छात्रा हॉस्टल के एक कमरे में मृत पाई गई थी। ओडिशा पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन धीरे धीरे विश्वविद्यालय परिसर में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए कि छात्रा को उसके साथ पढ़ने वाला एक भारतीय छात्र प्रताड़ित कर रहा था और विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने नेपाल के सभी छात्रों को कैंपस छोड़ने के आदेश जारी कर दिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ये आदेश वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक मामला काफी आगे बढ़ गया था। यहां तक कि नेपाल में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन भी हुए। बाद में नेपाली छात्रों को जबरन बाहर निकालने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें 3 संस्थान के डायरेक्टर्स और 2 सुरक्षा गार्ड भी शामिल हैं। हालांकि बाद में 5 लोगों को जमानत मिल गई। ओडिशा के सूर्यवंशी सुराज ने बताया, इसके लिए हमें बहुत खेद है। भारत नेपाल का संपर्क को अच्छी तरह से फिर कैसे रिस्टोर किया जा सके, उड़ीसा का संपर्क कैसे रिस्टोर किया जा सके, इसके लिए भी हम नेपाल का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आरजू राणा देउबा, उनके साथ भी बात हुआ है। हमारी नेपाल के एक प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि यहाँ पढ़ रहे नेपाल के छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेपाल के विदेश मंत्री से भी बात हुई है, उन्होंने कार्रवाई से संतोष जताया है। मृत छात्रा हमारी बेटी है और इस कठिन समय में हम उनके परिवार के साथ हैं। हम ये कतई नहीं मानते हैं कि नेपाली छात्र बाहरी हैं, वो हमारे अपने हैं। भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर पी शर्मा ने पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वो भारत सरकार और ओडिशा सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं। In the initial stage, after the unfortunate event that happened in Odisha, KIIT छात्रों की मांग मानते हुए 2 KIIT के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो संदेश जारी करके माफी भी मांगी गई है। इस बीच ओडिशा सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया। टीम के अन्य सदस्य उच्च शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव हैं। रिपोर्ट सुना रही थी अंशिता। ओडिशा के बाद रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां तेलंगाना में पोंजी स्कीम के झांसे में आकर हजारों निवेशकों ने अपने करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। इस स्कीम के जरिए निवेशकों को कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच दिया गया था। बताया जा रहा है कि इस स्कीम में करीब 6000 निवेशकों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे। ज्यादा जानकारी के साथ हैं मानसी। तेलंगाना के हजारों लोगों ने ज्यादा रिटर्न के लालच में फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग नाम की एक स्कीम में निवेश किया था और उन्हें कंपनी ने शॉर्ट टर्म निवेश पर 22% का रिटर्न देने का वादा किया था। बताया गया था कि निवेशकों को अमेजॉन और ब्रिटानिया जैसी कंपनियों से जोड़ा जाएगा। फाल्कन इनवॉइस से इन्हीं सब के जरिए साल 2021 से लेकर अब तक करीब 7000 निवेशकों को जोड़ा और उनसे 17 अरब जुटाए गए। हालांकि कंपनी ने कुछ लोगों के पैसे वापस भी किए, लेकिन ज्यादातर लोगों के पैसे डूब गए। निवेशकों की शिकायत के बाद तेलंगाना पुलिस ने फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के खिलाफ FIR दर्ज की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इस स्कीम में निवेश की सीमा 25,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की थी और निवेश की अवधि 45 से लेकर 180 दिन तय की गई थी। स्कीम में निवेश करने वालों में तेलंगाना के बाहर के भी कई लोग हैं। दिल्ली के कुछ निवेशकों का कहना है कि उन लोगों ने मिलकर पैसे लगाए थे और 50 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। निवेशकों का कहना है कि ज्यादातर लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ही प्लेटफॉर्म का पता चला और फिर सभी ने उसमें अपना निवेश किया। पुलिस के मुताबिक निवेशकों को ठगने के लिए कंपनी ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाई थी, जिससे ये स्कीम एक वैध इनवॉइस डिस्काउंटिंग सर्विस की तरह लगे, लेकिन असल में फर्जी वेंडर और नकली सौदों के जरिए इसमें पैसे लगाने वालों को ठगा गया। भारत में निवेशकों को कम समय में ज्यादा रिटर्न देने का दावा करने वाले कई घोटाले पहले भी हो चुके हैं। कई मामलों में धोखाधड़ी करने वाले तो जेल में हैं, लेकिन निवेशकों को उनके पैसे अब तक नहीं मिल पाए हैं। साल 2003 में पल्स ग्रुप नाम की कंपनी पर 5.5 करोड़ निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगा था।
सेबी और निवेशकों ने 2003 में सुप्रीम कोर्ट में पल्स ग्रुप के खिलाफ मामला दायर किया था। समूह पर सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिए करीब 5.5 करोड़ लोगों को धोखा देकर उनसे करीब 45,000 करोड़ रुपए निवेश करवाने के आरोप लगाए गए थे। फर्जी निवेशक योजनाओं के जरिए ठगे जाने की शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निवेशकों को धोखा देने के लिए अक्सर फर्जी ऐप, वेबसाइट और कॉल सेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सरकार प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों को इन योजनाओं में ना फंसने की सलाह देती है, लेकिन जब तक फर्जीवाड़ा करने वालों पर निगरानी और सख्ती नहीं बढ़ेगी, तब तक आम लोगों से होने वाली ऐसी धोखाधड़ी पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। तो पोंजी स्कीम में हजारों निवेशकों के डूबे रुपए, बता रही थी मानसी। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब चर्चा कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए गए $21 मिलियन पर सवाल उठाए हैं। ये पैसा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड ने भारत के चुनाव में वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिया था। इसे लेकर भारत में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आराधना। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद एलन मस्क उनके प्रमुख सलाहकार की तरह नजर आ रहे हैं। उनके नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग डॉज ने हाल ही में भारत के चुनाव से जुड़ी $21 मिलियन की फंडिंग को रद्द करने का फैसला किया था। इस फंडिंग को मंजूरी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने दी थी। इसका मकसद भारत में मतदान को बढ़ाना था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी डॉज के इस फैसले का समर्थन किया है और कहा है कि भारत को इस तरह के वित्तीय मदद की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, ट्रंप कह रहे थे कि हम भारत को $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है। हम शायद ही कभी वहां पर एंट्री कर पाएंगे क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यूएसए मतदान के लिए $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहा है। एलन मस्क के नेतृत्व वाली डॉज ने 16 फरवरी को भारत में मतदान बढ़ाने के लिए $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को रद्द करने की घोषणा की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में डॉज ने अमेरिकी करदाताओं के उस खर्च की सूची दी थी जिसे रद्द कर दिया गया था। इस सूची में भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी शामिल थे। इस मामले में देश में राजनीतिक बयानबाजी भी होने लगी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसके लिए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भारत के संस्थानों में घुसपैठ करने में विदेशी ताकतों की मदद की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन करते हुए इसकी जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी के कई मौजूदा नेता यूएसएड के ब्रांड एम्बेसडर का काम भी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका लगातार भारत को झटके दे रहा है। अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे भारतीय प्रवासियों की अमानवीय तरीके से वापसी पर भारत सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का कहना है, The Prime Minister went to the US and these are the issues which should have been raised. प्रवासी भारतीयों को अमेरिका हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर बड़े अपमानजनक तरीके से भेज रहा है। देश भर में अमेरिका के इस व्यवहार को लेकर नाराजगी है। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। और अब बारी है खेल की। खेल की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो गई है। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारतीय टीम अपना पहला मैच दुबई में बांग्लादेश से खेलेगी। दोपहर 2:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 23 मार्च को मैच खेला जाएगा और इस मुकाबले के सारे टिकट बिक चुके हैं। 9 मार्च को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो ये मुकाबला दुबई में होगा, नहीं तो पाकिस्तान में फाइनल खेला जाएगा। सभी मैचों का प्रसारण जियो स्टार नेटवर्क पर किया जाएगा और जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। टीवी पर अंग्रेजी फीड के अलावा नेटवर्क स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 चैनलों पर हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी कवरेज किया जा रहा है। डिजिटल पर पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट को 16 फीड पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, जिसमें 9 भाषाएं शामिल हैं। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, हरियाणवी, बंगाली, भोजपुरी,
तमिल, तेलुगु और कन्नड़। भाषा विकल्पों के अलावा जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीमिंग को 4 मल्टी कैम फीड भी दिए गए हैं। 7 अलग-अलग देशों के क्रिकेट दिग्गजों की एक स्टार स्टडेड लाइनअप दर्शकों के सामने क्रिकेट से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के साथ रोमांचक कमेंट्री लेकर आएगी। कमेंट्री पैनल में रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, नासिर हुसैन, मैथ्यू हेडन, इयान बिशप, वसीम अकरम, रमीज रजा, साइमन डूल, डेल स्टेन, शॉन पोलक और ऑरेन फिंच अंग्रेजी कवरेज के लिए एक साथ नजर आएंगे, जो मैदान पर होने वाले हाई ऑक्टेन एक्शन से मेल खाने के लिए मैच का विश्लेषण करेंगे। बात चैंपियंस ट्रॉफी की हिंदी कवरेज की करें तो सुरेश रैना, हरभजन सिंह, वहाब रियाज, वकार यूनुस, संजय मांजरेकर, अंबाती रायडू, रॉबिन उथप्पा, मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला, संजय बांगर, आकाश चोपड़ा और दीपदास गुप्ता सहित क्रिकेट के कई दिग्गज इस पैनल में शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की कमेंट्री करते हुए हनुमा बिहारी, अभिनव मुकुंद, MSK प्रसाद, R श्रीधर, मुरली विजय, S बद्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, सुनील जोशी, केदार जाधव अपने अनुभव भी बांटेंगे। खेल की खबरों के बाद अब वक्त आ चला है आज की विशेष रिपोर्ट का। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की वजह से तो सदियों से जाना जाता रहा है, लेकिन इस बार का महाकुंभ अतिशय प्रचार, VIP मूवमेंट, अव्यवस्था, भगदड़ जैसी चीजों के लिए भी चर्चा में है। इस दौरान संत रविदास का एक मुहावरा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, भी खूब चर्चा में रहा। संत रविदास की पिछले दिनों जयंती भी थी, तो आज जानेंगे कि रविदास के साथ ये मुहावरा कैसे जुड़ा, यानी इसके पीछे की कहानी क्या है। कहानी सुना रही हैं सर्वमित्रा सुरजन। मन चंगा तो कठौती में गंगा, आपने इस बात को मुहावरे के तौर पर तो कई बार सुना होगा, और आज जब महाकुंभ को लेकर पूरे देश में हलचल है, तब तो इस मुहावरे का महत्व और बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रचलित मुहावरे का संबंध भारत के महान संत गुरु रविदास से है, जिन्हें हम रैदास के नाम से भी जानते हैं। ये रैदास ही थे जिन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा कहकर इतनी गहरी बात लोगों को समझाई थी कि नेक नियति से किए गए काम तीर्थ यात्रा जैसा ही पुण्य देते हैं। दरअसल मन चंगा तो कठौती में गंगा की बात निकलने की एक दिलचस्प कथा भी है। आपको बता दें कि रैदास पेशे से मोची थे। उनके दरवाजे पर जो भी फकीर या संत आता, वो उसे जूते बनाकर देते और पैसे भी नहीं लेते थे। तो कथा के मुताबिक एक बार एक ब्राह्मण ने गंगा स्नान करने से पहले रैदास से जूते बनवाए। रैदास ने ब्राह्मण को जूते दिए और साथ ही एक सुपारी देकर कहा कि इसे मेरी तरफ से माँ गंगा को भेंट करना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और माँ गंगा ने प्रकट होकर एक सोने का कंगन रैदास के लिए दिया। ब्राह्मण ये देखकर दंग रह गया और रैदास के विरोधियों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने चुनौती दी कि वो दोबारा गंगा दर्शन करके दिखाएं। लेकिन रैदास तो भक्ति में डूबे जूते बनाते रहे और जिस बर्तन में वो चमड़ा साफ करने के लिए जल भरकर रखते थे, उसी बर्तन से गंगा जी प्रकट हुई और उन्हें सोने का दूसरा कंगन भी दिया। ये चमत्कार देखकर सब दंग रह गए और अपने काम में तब भी डूबे रैदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो दोस्तों, रैदास ने यही समझाने की कोशिश की थी कि पुण्य कमाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं होती, केवल अपने कार्य को पूरी लगन, ईमानदारी और साफ नीयत से करना पड़ता है। रैदास ने इस तरह की अनेक क्रांतिकारी विचार और बातें दुनिया को दिए। हाल ही में माघ महीने की पूर्णिमा में संत रैदास की जयंती मनाई गई। 1398 में धर्म नगरी काशी में रैदास का जन्म हुआ था। वे भारत की उस गौरवशाली संत परंपरा के नुमाइंदे थे जिन्होंने जात पात धर्म की दीवारों को तोड़कर पाखंड का विरोध किया। रविदास ने परमात्मा की स्तुति में गीत रचे और गाए। उन्होंने किसी एक देवता की पूजा नहीं की, बल्कि उनका मानना था कि केवल एक ही सर्वज्ञ और सर्वव्यापी ईश्वर है। रैदास का एक प्रसिद्ध भजन आप लोगों ने सुना ही होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितबत चंद चकोरा। मशहूर गायक अनूप जलोटा ने इस भजन को अपनी आवाज से लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। रैदास ने ब्राह्मणवादी फरमान के विपरीत सिखाया कि सभी को पवित्र पुस्तकें पढ़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा, जन्म जात मत पूछिए,
का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। यानी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। यहाँ कोई जाति बुरी जाति नहीं है। रैदास ने इस ओर भी लोगों का ध्यान दिलाया कि व्यक्ति को जीवन में अपने कर्म से ही प्रेरित होना चाहिए। गुरु रैदास ने इस बात पर जोर देकर श्रमिकों की स्थिति को ऊंचा किया कि ईमानदारी से किया गया श्रम शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा, रैदास जन्म के कारणे होत न कोय नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। यानी जन्म के कारण कोई भी मनुष्य छोटा नहीं होता है। मनुष्य के तुच्छ कर्मों का पाप ही उसे छोटा बनाता है। आपको बता दें कि भारत की संत परंपरा के महान संत रैदास के नाम पर एक रविदास धर्म भी शुरू किया गया है और इस धर्म के अनुयायी देश भर में हैं। तो इस तरह से आया ये मुहावरा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप भी प्रयागराज जाकर संगम में डुबकी न लगा पाए हो तो परेशान मत होइए, मन को पवित्र रखिए, तन भी पवित्र रहेगा। कैसी लगी ये कहानी हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीवी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।